अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बिग बैंग के बाद जब ये यूनिवर्स वजूद में आए और करोड़ों गैलेक्सीज ने इस यूनिवर्स में अपनी अपनी जगह संभाली, तो उसके बाद एक ऐसा भाईचारे वाला निज़ाम कायम होना था कि ये अनगिनत फिगर रखने वाले प्लैनेट और स्टार्स बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए अपना वजूद कायम रखते। दोस्तों, ये अनगिनत प्लैनेट्स और स्टार्स अपनी कशिश शकल के बायस यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बायस ना ज़्यादा एक दूसरे से दूर जाते और ना ही एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ पाते। यानी यूं समझ लीजिए कि इन सारे ग्रहों और सितारों ने अपनी अपनी जगह मुकर्रर कर ली थी ताकि इस यूनिवर्स में अमन और इस्तेकाम बरकरार रहे। दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए, अगर इन सैयारों और सितारों में कशी शकल ना होती तो ये अनगिनत फिगर रखने वाले स्टार्स और सियारे एक सेकंड के करोड़ों हिस्से में एक दूसरे से टकरा रहे होते। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बायस आज हमारा सोलर सिस्टम एक निज़ाम के तहत ट्रैवल कर रहा है। दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में बिग बैंग की स्टोरी पर रोशनी डाली कि कैसे एक नुक्ते जितने गोले से ये यूनिवर्स वजूद में आया, जिसके नतीजे में करोड़ों गैलेक्सीज ने जन्म लिया और उसी करोड़ों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी द मिल्की वे भी बनी थी, जहाँ पर एक सोलर सिस्टम वजूद में आता है और उसी सोलर सिस्टम में से हमें जन्म देने वाला एक सैयारा प्लेनेट अर्थ वजूद में आता है। दोस्तों, ये हमारा प्लेनेट अर्थ शुरुआत से हैबिचुअल नहीं था। ये भी दूसरे ग्रहों की तरह एक बेजान और नाकाबिले पैदावार सैयारा था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि यह हमारा प्लेनेट अर्थ इंसानों और करोड़ों स्पीशीज की रहने की जगह बन गया। दोस्तों, मैं हूं आपका मिस्टर नॉलेजिस्ट और आज हम स्टोरी बिहाइंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पे रोशनी डालने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस रूह ज़मीन के वजूद के आने के बाद ये वैसा नहीं था जैसा इसे आज हम देख रहे हैं, बल्कि ये एक गर्म गोला था जो कि पूरा का पूरा मैग्मा या जिसे हम लावा भी कहते हैं उससे भरा हुआ था। दोस्तों, तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर बहुत कुछ हो चुका है, जिसमें एस्ट्रॉइड्स की बम्बारमेंट होना, दूसरे प्लैनेट्स के साथ टकरा जाना, अर्थ का फ्रीज हो जाना और फिर टकराने के बाद गर्म हो जाना आ जाते हैं। दोस्तों, शुरुआत में ये प्लैनेट अर्थ या इसे अगर हम यंग अर्थ कहें तो गलत नहीं होगा, ये बहुत ही एक्टिव था। मतलब इसके अंदर वोल्केनिकली बहुत ज़्यादा हरकत थी। दोस्तों, ये वोल्केनोस की हरकत बहुत सी गैसेस खारिज कर रही थी, जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं, और ये सारी गैसेस मिलकर इस प्लैनेट अर्थ का पहला एटमॉस्फेयर बनाती हैं। दोस्तों, इसी दौर में हमारे यंग अर्थ पर बहुत ज़्यादा मिक़दार में एस्ट्रॉइड्स की बम्बार्डिंग होती है, और इतना ही काफ़ी नहीं था कि ये हमारा प्लैनेट अर्थ एक बहुत बड़ा वायलेंट कोलाइजन भी एक्सपीरियंस करता है। दोस्तों, थिया नामी एक सियारा जो कि साइज़ में आज के मार्स जितना बराबर है, धड़ाम से आकर हमारे प्लैनेट अर्थ से टकरा जाता है। दोस्तों, इसी टकराव के नतीजे में जो मादा ज़मीन और थिया के टकराने से ऊपर उठता है, वो जाकर अर्थ के ऑर्बिट में जमा होने लगता है। पर दोस्तों, वहाँ भी ग्रेविटी अपना जलवा दिखाना शुरू कर देती है। दोस्तों, वो कोलाइजन से उठा हुआ मादा जो अर्थ के ऑर्बिट में तैरने लगता है, उस मैटर को ग्रेविटी आपस में बाउंड कर देती है, यानी मिला देती है, और उसी से एक सैयारा बनता है जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस कोलाइजन के बाद उस वक्त अर्थ सिर्फ एक मैटर का गर्म गोला था, जहाँ पर समंदरों का कोई नामो निशान न था और पानी गैसों की शक्ल में मौजूद था। और बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद प्लेनेट अर्थ ठंडा हो जाता है, और इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि उन गैसों से बादलों की सूरत में पानी बरसाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक रिसर्च ये भी कहती है कि जो ज़मीन पर पानी आया था वो बाहर से आया था। मतलब बर्फीले एस्ट्रॉइड्स जो कि ज़मीन से टकराए थे और सारे सैयारे में फैल गए थे, उसी से पानी वजूद में आया था। दोस्तों, जब पानी का वजूद आया तो इस पूरे प्लेनेट अर्थ पर सिर्फ पानी की हुकूमत थी। तो अगर हम इसे प्लेनेट अर्थ के बजाय अगर वाटर वर्ल्ड कहें तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, ज़िंदगी को पैदा करने के लिए H2O एक अहम इंग्रेडिएंट है। इतना मिकदार में पानी होने से 3.7 ईयर्स पहले इस रूह ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत होती है। दोस्तों, जिन जिंदगियों की मैं बात कर रहा हूँ, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे, और 1 बिलियन ईयर साल के बाद इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने
जिंदगी का वजूद ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, प्लेनेट अर्थ का वाटर वर्ल्ड होना शायद किस्मत को नामंजूर था, और ये प्लेनेट अर्थ कुछ ज़्यादा खास वक्त तक एज वाटर वर्ल्ड नहीं रह सका, और पैसेज ऑफ टाइम के बाद ओशियंस की छाती में से एक पहला कॉन्टिनेंट इमर्ज होता है, यानी उभरता है, जिन्हें साइंसदान क्रेटॉन्स के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, वक्त गुजरते गुजरते कई ऐसे लैंड्स उभरना शुरू हो जाते हैं, और ये आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। दोस्तों, तकरीबन 2.4 बिलियन ईयर्स पहले साइनोबैक्टीरिया की शुरुआत होती है, जिसके नतीजे में हमारे सैयारे पर पहली बार फोटोसिंथेसाइजर्स की शक्ल में एक स्पीशीज़ नमूदार होती है। और दोस्तों, फाइनली हमारे पास कुछ ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स नमूदार होते हैं, जिनकी मदद से हम प्लेनेट अर्थ का एटमॉस्फेयर कुछ हद तक हॉस्पिटेबल बना सकते थे। दोस्तों, इन साइनोबैक्टीरियाज की बदौलत अर्थ में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगती है, और जिसके नतीजे में हमारा ये प्लेनेट बर्फ़ की मानंद ठंडा हो जाता है। दोस्तों, इसी दौरानिए को हम आइस एज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब जबकि अर्थ का एटमॉस्फेयर तब्दील होता जा रहा था, ये कॉन्टिनेंट्स भी हरकत कर रहे थे। वो आपस में एक दूसरे से जुदा होकर फिर किसी और कॉन्टिनेंट से जा मिलते थे और एक और सुपर कॉन्टिनेंट की शक्ल अख्तियार कर लेते थे। दोस्तों, बनने वाले सुपर कॉन्टिनेंट में सबसे पहला सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया कहलाता है, और ये आज तक का सबसे बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट कहलाया जाता है। दोस्तों, कुछ हज़ारों सालों के टाइम पीरियड के बाद ये सुपर कॉन्टिनेंट फिर से बिखर जाते हैं और फिर एक सुपर कॉन्टिनेंट की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और ये सुपर कॉन्टिनेंट पनोशिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस सब के बाद अबाउट 540 और 485 मिलियन ईयर्स के दरमियान पानी के अंदर एक नई जानदार जन्म लेते हैं, और इन्हीं जानदारों की एक्सप्लोजन को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस दौरानिए में जन्म लेने वाले जानवरों के पास सख्त किस्म के बॉडी पार्ट्स थे, जिसमें मिसाल के तौर पर शेल्स और स्पाइन्स आ जाते हैं, और इन सब में मशहूर किस्म के जो जानवर थे वो एलियन जैसे दिखने वाले ट्राइटोबाइट्स थे। दोस्तों, इस सब के बाद अराउंड 440 मिलियन ईयर्स अगो प्लेनेट अर्थ का क्लाइमेट चेंज सडनली शिफ्ट हो जाता है, और समंदरों का टेम्परेचर ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है, जिसके नतीजे में ये रूह ज़मीन पहली बार अपने आप में पलने वाले जानदारों का खात्मा देखती है। और दोस्तों, ये खात्मा सिर्फ पानी के अंदर मौजूद जानवरों का था। और दोस्तों, इस पहली एक्सटिंक्शन को ओर्डोविशियन सिल्यूरियन के नाम से जाना जाता है, और इसी एक्सटिंक्शन के नतीजे में इस रूह ज़मीन पर पलने वाले ज़िंदगियों की मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, साइंसदान बताते हैं कि इसी खात्मे के नतीजे में इसी रूह ज़मीन का इकोसिस्टम वजूद में आया था। साइंसदान बताते हैं कि तकरीबन 420 से लेकर 350 मिलियन साल पहले ज़मीन से पहली बार पेड़ों के उगने का अमल शुरू हो जाता है, और इसी नतीजे में पानी में रहने वाले जानवर ज़मीन की तरफ भी रुजू करते हैं। दोस्तों, इतने टाइम पीरियड के बाद अब हमारा अर्थ एक आखिरी मरहले के सुपर कॉन्टिनेंट में तब्दील हो जाता है, और इस आखिरी सुपर कॉन्टिनेंट को हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बदकिस्मती से इस मरहले के दौरान ये रूह ज़मीन एक और मास एक्सटेंशन को विटनेस करती है, जिस एक्सटेंशन को द ग्रेट डाइंग कहा जाता है। इस मरहले में ग्लोबल वार्मिंग का हद से बढ़ जाना और हद से ज़्यादा गर्मी और गैसों का बढ़ जाना सबसे बड़ा सबब बनता है। दोस्तों, इस ग्रेट एक्सटेंशन के नतीजे में तकरीबन इस अर्थ की 90% स्पीशीज़ का खात्मा हो जाता है, और दोस्तों, ये एक्सटेंशन आने वाली नस्लों के लिए हेल्पफुल साबित होती है, और यही आने वाली नस्ल को हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, 240 से लेकर 230 मिलियन साल पहले पहली बार एक जानवरों की नस्ल परवान चढ़ती है, और ये नस्ल आने वाले 150 मिलियन सालों तक इस रूह ज़मीन पर हुकूमत करती है। दोस्तों, इतने बड़े जानवरों को भी ये रूह ज़मीन कबूल नहीं करती, और अराउंड 66 मिलियन ईयर्स पहले ये रूह ज़मीन एक आखिरी बार भी एक ग्रेट एक्सटिंक्शन को विटनेस करती है, जिसमें एक एस्ट्रॉयड प्लैनेट अर्थ से टकराता है, और ये वो जगह थी जहाँ पे आज का मैक्सिको वाक़ है। दोस्तों, इस एस्ट्रॉयड का टकराना इतना ज़ोरदार था कि उस वक्त के 91% स्पीशीज़ ज़मीन बोस हो जाती है। दोस्तों,
इसी एक्सटेंशन के बाद जो नस्ल वजूद में आती है वो कॉमनली मैमल्स के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों तकरीबन 6 मिलियन साल पहले बंदरों जैसी सूरत में मौजूद इंसान इस रूह ज़मीन की गद्दी संभालते हैं। दोस्तों ये स्पीशीज़ साहेलैंथ्रोपस के नाम से जाने जाते हैं और ये उस वक्त 4 पैरों पर चलते थे। दोस्तों आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम तकरीबन 4 मिलियन साल पहले 2 पैरों पर चलने वाले बंदर वजूद में आते हैं या इवोल्व होते हैं और उसी दौरान के मिलियन साल बाद ये इंसानों जैसे दिखने वाले जानवर एक टूल इन्वेंट कर लेते हैं या एक औजार इन्वेंट कर लेते हैं जिससे वो किसी भी चीज़ को तोड़ पाएँ या किसी भी चीज़ को काट पाएँ। दोस्तों तकरीबन 8 लाख साल पहले ये बंदर इंसानों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आग को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जिसके नतीजे में वो खुद को हीट देना और खाना पकाने जैसा अमल कर पाते हैं। दोस्तों वक्त गुजरते गुजरते इन इंसानों के अंदर सोचने और अक्ल इस्तेमाल करने की सलाहियत जन्म लेती है। दोस्तों ये इंसान आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद 40,000 से लेकर 15,000 साल के दरमियान इस किस्म की इंसानी नस्ल भी एक्सटिंक्ट हो जाती है और अगर हम बात करें 10,000 साल पहले की तो ये रूह ज़मीन अर्लीस्ट फार्मर्स के नाम से एक नस्ल दरियाफ्त करती है। दोस्तों ये इंसानी नस्ल खाना बदोश के नाम से जाने जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये नस्ल ज़मीन पर अपने पंजे गाड़ना शुरू कर देती है और इतना ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद तकरीबन 250 साल पहले दुनिया खुद को बांट चुकी होती है, जिसमें रहने वाले इंसान खुद को टेक्नोलॉजी, सोशो इकोनॉमिक और कल्चर के एतबार से खुद को बांट चुका होता है और वो इंसान इंडस्ट्रियलाइज विजन में चले जाते हैं। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान रूरल और फार्म बेस्ड सोसाइटीज़ से लेकर खुद को एडवांस और इंडस्ट्रियलाइज यानी अर्बन सोसाइटीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं और इंसानी ज़ात की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। दोस्तों 1804 में इंसान ज़ात की पॉपुलेशन 1 बिलियन तक पहुंच जाती है और 1927 में हम 2 बिलियन को टच कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें 1960 से लेकर आज तक तो इंसान ज़ात की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ से बढ़ रही है, जिसमें आज हम 8 बिलियन से ज़्यादा तक जा चुके हैं। दोस्तों सोचने वाली बात है कि कैसे इस रूह ज़मीन ने हर दौर में खुद को बदला है। दोस्तों क्या आप समझते हैं कि इंसान ज़ात और बाकी सारी स्पीशीज़ भी द ग्रेट एक्सटिंक्शन के निशाने पर हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज की शक्ल में साबित हो सकता है। दोस्तों टेम्परेचर और सी लेवल्स वर्ल्ड वाइड बढ़ते जा रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी कमी होती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि क्या हम एक और मास एक्सटिंक्शन के निशाने पर हैं? अगर चीज़ें ऐसी रहीं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी इस बारे में क्या कीमती राय है। और आज के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। अल्लाह हाफ़िज़।